yet another session of the Hindu analysis. आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. So what I've done is मैंने समराइज किया है जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू के उनको, एंड देन विद द हेल्प ऑफ AI आई हैव प्रिपेयर्ड PPTs आउट ऑफ इट. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं एक न्यूज़पेपर में वो सब हम पढ़ने वाले हैं, और आगे से जो भी हमारे सेशंस होने वाले हैं वो इसी तरीके के होने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विथ जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज था वाज कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने वाले हैं, बट उनमें अननेसेसरी डिलेज आ रहे हैं. द इशू इज इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज हैव बीन रिपीटेडली डिलेड. रीजन क्या है इसके ऊपर? डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर ओबीसी रिजर्वेशन, जुडिशियल डिलेज एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, दैट इज अमेंडमेंट 73 एंड 74th अमेंडमेंट, जो दोनों 1992 में हुए थे. इस अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था टू द पंचायत राज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज ULB. इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द 73rd अमेंडमेंट. 73rd अमेंडमेंट आपकी क्या बात करता है? सबसे पहले तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th April 1993. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसको ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस देना. ठीक है. टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. आई एम राइटिंग PRIs. ठीक है. एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि जो भी रूरल इंडिया यानी गांव खेड़े का इंडिया है वहां पे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी मेंटेन हो. ठीक है. एंड टू इंश्योर ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन रूरल इंडिया. ठीक है. ये हमारा हो गया कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. अब 73rd अमेंडमेंट के फीचर्स क्या क्या थे, मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में. अच्छा, आई होप आपको अमेंडमेंट क्लियर है. अमेंडमेंट यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम चेंजेस करते हैं वी कॉल इट अमेंडमेंट. ठीक है. तो यहाँ क्या क्या की फीचर्स थे? सबसे पहले तो पंचायती राज का 3 tier सिस्टम स्टैब्लिश किया गया. तो पहला फीचर वॉज 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज. क्या 3 tier सिस्टम था? पहला इस सिस्टम के अंदर आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति, और तीसरा आता है जिला या जिला परिषद जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. सेकंड फीचर जो था वो था डायरेक्ट इलेक्शंस का, कि जो भी ये सारे के सारे ये तीनों बॉडीज या तीनों लेवल्स होंगे इसमें मेंबर्स जो सिलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर आएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे. सेकंड फीचर वाज दैट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है. मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. इसलिए पंचायत के इलेक्शंस होते हैं. थर्ड फीचर था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वॉज ऑफ रिजर्वेशंस. ठीक है. अब रिजर्वेशन के ऊपर क्या बात की कि 1/3 जो सीट्स थी दे वर रिजर्व फॉर विमेन, औरतों के लिए. ठीक है. बहुत सारे स्टेट्स में फिर इसको 50% तक रेज कर दिया गया अलग अलग स्टेट्स का, बट पहले प्राइमरीली 1/3 था. दूसरा रिजर्वेशन जो भी SCs, STs, OBCs हैं इनको जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा दिस विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. जिस जगह पर, जिस ग्राम पंचायत में, प्रॉब्ली जिला परिषद में जिस भी SCs, STs या OBCs की जितनी पॉपुलेशन है कंपेयर टू द इंटायर पॉपुलेशन वो रेशियो निकाला जाएगा. मान लो इंटायर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 2% पॉपुलेशन इज SCs,
तो वो 2% जितना टोटल सीट्स होंगी उसका भी 2% एससीज का रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो इन रेशो या इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। चौथा फीचर आता है टेन्योर से रिलेटेड, कितने टाइम तक के लिए, तो टेन्योर फिक्स किया गया था 5 इयर्स। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रोबेबली वो ये, यानी कि रिजर्वेशन वाला फीचर, ठीक है। दिस वाज अबाउट द 73rd अमेंडमेंट। ओके, आई जस्ट मैक्सिमाइज द स्क्रीन फॉर अ मिनट। आप ध्यान से नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और देखना चाहें एक बार रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द स्क्रीन फॉर अ सेकंड, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। नेक्स्ट हम आते हैं 74th अमेंडमेंट पर। 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 74th अमेंडमेंट अगेन जून, महीनों का बस डिफरेंस था, दोनों 1993 में ही आए थे, तो जून 1993 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रेंथन और मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज। अभी अपन जो बात कर रहे थे 73rd में वो थी रूरल लोकल बॉडीज, अब हम बात कर रहे हैं अर्बन लोकल लोकल बॉडीज, जैसे मोस्टली म्युनिसिपैलिटीज। अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ गवर्नेंस, एंड मेक म्युनिसिपैलिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पिछले वाले में हमने पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया, इस केस में हम म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्लियर? अच्छा, इसका की फीचर क्या होता है जो हमने वहां पर देखा अभी, ऐसे इसके भी कुछ की फीचर्स हैं। सो द की फीचर्स आर, सबसे पहला 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में हमने डिवाइड किया। 3 टीयर नहीं, टाइप्स है। वहां पे टीयर था यानी लेवल्स, यहाँ पे टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, क्या क्या? पहला हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। दूसरा हो गया म्युनिसिपल काउंसिल्स, और तीसरा हो गया नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है। ये 3 तरीके की डिवीजन हो गया म्युनिसिपल बॉडीज का। दूसरा अगेन सेम, जैसे वहां डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे, यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस वाला फीचर डाला। इन तीनों बॉडीज में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स पहुंचेंगे। और तीसरा फीचर रिलेटेड टू रिजर्वेशन was same, 1/3 seats reserved for women, and दूसरा reservation for SCs, STs and OBCs, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है समझो। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो मैंडेटरी करता है कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस में हर 5 साल में इलेक्शंस होने चाहिए, हमको पता ही है। प्रॉब्लम है कि इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमने दोनों अमेंडमेंट में देखे कि डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर अभी हो क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आईएएस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो म्युनिसिपैलिटीज को चला रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ग्रासरूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है ना वो वीकन हो रही है। क्योंकि हमने डायरेक्ट इलेक्शन रखा क्यों था भाई? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सब जो हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कब स्ट्रॉन्ग रहेगी? जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोगों के थ्रू आए।
यहाँ पर आपने वो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी हटा दी तो कैसे चल पाएगा? तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसलिए डिले होते जा रहे हैं बार बार लोकल बॉडी के इलेक्शंस, और ये प्राइमरी या मेजर प्रॉब्लम है उसके पीछे। नेक्स्ट, अगेन रिलेटेड टू अ सिमिलर इशू, ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, एससी 3-fold टेस्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3-fold का टेस्ट दिया था, यानी आप जो रिजर्वेशन है आपको चेक करना है कि कहीं ओवर रिजर्वेशन तो नहीं हो रहा है या अंडर रिजर्वेशन तो नहीं हो रहा, उसके लिए 3 टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए थे। यहाँ पर ये 2010 की बात है, जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने 3-fold टेस्ट ले डाउन किए थे। वो तीनों टेस्ट मैंने आपको यहाँ लिखे हुए। 2021 में एक जजमेंट आया था जिसमें 3-fold टेस्ट, सबसे पहला जो टेस्ट का फीचर था वाज कंडक्ट अ रिगरस एम्पिरिकल स्टडी टू आइडेंटिफाई पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। कहीं पर भी आप सबसे पहले, एम्पिरिकल स्टडी का मतलब होता है प्रैक्टिकल स्टडी, ग्राउंड पर जाके आप स्टडी जब कंडक्ट करते हो उसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल स्टडी। कंडक्ट अ रिगरस एम्पिरिकल स्टडी टू आइडेंटिफाई पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, किस रीजन में किस पर्टिकुलर ग्रुप की ओबीसी की पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका उतना ज्यादा नहीं है, पहले एक स्टडी कंडक्ट कराया जाए और उसमें पता लगाया जाए। दूसरा टेस्ट क्या था? एंश्योर रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड 50% कैप। ये तो भैया ले डाउन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में, कि जो भी रिजर्वेशन है, द इंटायर टोटलिटी ऑफ रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेकंड स्टेप ऑफ द टेस्ट वाज एंश्योर जो भी रिजर्वेशन हो रहा है इट डज नॉट एक्सीड 50% कैप, जैसा इंदिरा शॉ ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड थर्ड, एंश्योर रिजर्वेशन इज नॉट इनडेफिनिट एंड बेस्ड ऑन कंटेम्पररी डेटा। ऐसा नहीं है कि भाई रिजर्वेशन 10 साल पहले लगाया वही चला आ रहा है, प्रेजेंट डेटा के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये इंश्योर करना। तो अगर ये 3 टेस्ट पास कर जाता है तो रिजर्वेशन वो वाला लगा दिया जाएगा, या उस कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। अगर इन 3 में से कोई भी एक स्टेप को फेल कर जाता है वो टेस्ट, तो फिर बोलेंगे टेस्ट हैज बीन फेल्ड, और फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या उस पर्टिकुलर रीजन में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, महाराष्ट्र का कब इशू क्या हो रहा है? फेल टू फुलफिल द टेस्ट। कैसे? जो बंटिया कमीशन बनाई गई थी वो स्टिल अभी भी अंडर चैलेंज है, बट दिस टेस्ट हैज नॉट बीन पास्ड। ओवर रिजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुडिशरी एंड पर्सनालिटी राइट्स इन द एज ऑफ एआई। आपने हाल ही में अगर ट्विटर, इंस्टा कुछ भी खोला, आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर पास किया है और प्रोटेक्शन दिया है टू एक्टर्स लाइक अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर एंड ऐश्वर्या राय। एआई में हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो आप एआई को यूज करके, इवन वॉइस तक मॉर्फ कर सकते हो। बहुत सारी नए गाने मोहम्मद रफी की आवाज में कन्वर्ट करके निकाले जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सैयारा सॉन्ग सुना था इन किशोर कुमार की आवाज में, मुझे लगा कि यार ये गाना पुराना था क्या, इसको रीमेक किया गया है। फिर मुझे बताया गया कि नहीं नहीं, ये एआई से जनरेटेड है, एग्जैक्ट हूबहू सेम वॉइस। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक या एआई जनरेटेड। तो ऐसे में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके चेहरे को मॉर्फ करके, उनकी आवाज को मॉर्फ करके बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं। उसी के लिए प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, जिनको हम डीप फेक्स बोलते हैं, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, इवन अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है। लीगल बेसिस क्या है? देखो, सबसे पहले तो अपना राइट टू प्रिवेसी आ जाता है। आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमको राइट टू प्रिवेसी भी राइट टू लाइफ के अंडर रीड किया गया है कि भैया जो आपका जिंदगी जीने का अधिकार है, हम जी कैसे पाएंगे अगर हमारी प्रिवेसी प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो जो हमारा आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ है, उसी के अंडर हमको राइट टू प्रिवेसी भी दिया गया है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर। तो पहला तो लीगल बेसिस ये हो गया। दूसरा एक जजमेंट आया था आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें बोला गया था कि जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, दे कैन स्टॉप मिसयूज ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज किया जा रहा है कहीं पर, उसको मैं रोक सकती हूँ, ऐसा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था। और तीसरा एडिशनल प्रोटेक्शन, भाई मेरी आवाज, मेरा चेहरा इज माई ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो कहाँ कैसे यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं रेगुलेट कर सकती हूँ। तो आईपीआर के अंडर मुझे प्रोटेक्शन है। खास तौर पे जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, इनकी आवाज वगैरह, इनका चेहरा इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अपने चेहरे को, आवाज को, इन सब चीजों को यूज करके वो पैसा कमा रहे हैं ना, इंडस्ट्री में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो दीज आर देयर ओन प्रॉपर्टी। तो इनके ऊपर आईपीआर भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी उनको ग्रांट की गई है, एंड इवन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, तो ये सेवरल प्रोटेक्शंस हैं जो फर्दर वो ले सकते हैं, बट कोर्ट ने इनको साइड करते हुए
दे हैव गिवन कि भाई कोई भी ऐसा कंटेंट, आप यूट्यूब खोल के देखना, हजारों ऐसे वीडियोस जिसमें ऐश्वर्या राय का चेहरा मॉर्फ किया गया है, अनिल कपूर का चेहरा मॉर्फ किया गया है। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर सारे ऐसे वीडियोस रिमूव किए हैं यूट्यूब ने, बिकॉज दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट, सबरीमाला टेम्पल फंड मिसयूज कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट था, ठीक है, उनके पास बहुत भर भर के रोज डोनेशंस आते हैं, उसको केरला गवर्नमेंट ने डाइवर्ट कर दिया टू ट्रैवेंकोर देवस्वाम बोर्ड फंड्स, बेसिकली जो टेम्पल के लिए होता है फॉर पॉलिटिकल इवेंट। एक ग्लोबल अयप्पा संगमम ऑर्गेनाइज करी थी केरला गवर्नमेंट। तो जो टेम्पल का फंड था, उस फंड को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीडायरेक्ट कर दिया। तो कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई। प्रॉब्लम क्या हुई, इट रेजेस क्वेश्चन ऑफ मिस यूज ऑफ रिलीजियस फंड्स। लोग जो, मान लो मैं भी तिरुपति गई थी, अभी मुझे कुछ महीने पहले मैं तिरुपति गई थी, वहां मैंने भी डोनेशन किया। वो डोनेशन मेरे तरफ से था कि भाई मैं देवस्थानम को दे रही हूँ, कुछ चैरिटी पर्पस के लिए या जो भी पर्पसेस हैं उनके लिए यूज किया जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस डोनेशन। बट उसको अगर पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो वो तो मेरी इच्छा नहीं थी ना, दैट इज नॉट व्हाई आई गेव माय मनी, सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड वेल प्रोटेक्टेड। तो मिसयूज ऑफ रिलीजियस फंड, सेक्युलरिज्म एंड स्टेट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स। टेम्पल्स के ऊपर कितना तक स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सब के ऊपर क्वेश्चन उठा था। आर्टिकल 26 हमको देता है, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैव राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। ये बेसिकली जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं, मदरसे हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्चेस हो गए, इनको हक देता है कि आप अपने खुद के फंड्स को या अपने खुद के अफेयर्स को खुद मैनेज करोगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब कोर्ट का क्या एंगल है, स्टेट्स कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स हैव बीन डिबेटेड बहुत सारे केसेस में। जैसे एक 2018 में सबरीमाला केस भी आया था, वहां पे भी इसके ऊपर डिबेट हुई थी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था। प्रोबेबली अब ये जो केस आ रहा है, शायद इससे हम फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सोनम वांगचुक केस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, तो हुआ क्या है, एक बहुत बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट, आपने प्रॉब्ली 3 इडियट्स देखी होगी, तो उसमें फुनसुक वांगडुक लास्ट में जो आमिर खान का कैरेक्टर का ओरिजिनल नेम रिवील होता है, दैट कैरेक्टर हैज बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ पर्सन जिनका नाम सोनम वांगचुक। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है वो, बहुत ही बड़े। ही हैज बीन डिटेन्ड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में जो आया था, आफ्टर प्रोटेस्ट इन ले टर्न्ड वायलेंट। ठीक है, उनको डिटेन किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है कि अभी तक उस इंसान ने क्राइम किया नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो कर सकता है, इसलिए हम पहले से ही उसको सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर भी टाइमलाइन है कि आप किसी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ 3 महीना रख सकते हो, 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स। उसके बाद आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, बियॉन्ड दैट। बट यहाँ वाइफ की पिटिशन क्या डाली है, वाइफ ने हेबियस कॉर्पस पिटिशन। हेबियस कॉर्पस लैटिन फ्रेज है, एक रिट पिटिशन होती है आर्टिकल 32 के अंडर। उसका लिटरल मीनिंग होता है कि लेट अस हैव द बॉडी। किसी भी बंदे को उठा लिया जाए उसके घर से या कहीं से भी और उसको जेल में डाल दिया जाए, और नहीं पता उसने क्या क्राइम कमिट किया है, कुछ भी नहीं किया इनफैक्ट उसने, फिर भी उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हो। कोर्ट बोलता है पुलिस को कि भाई लेट अस हैव द बॉडी, जो भी इंसान तुमने पकड़ रखा है, लेट अस हैव हिम, सी हिम, आस्क हिम कि भाई हुआ क्या है, टॉक टू हिम। ठीक है, हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीनिंग हमको ऑलरेडी पता है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन नॉट फॉर अ क्राइम कमिटेड बट फॉर प्रिवेंटिंग अ पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट। अभी कुछ किया नहीं है, लग रहा है फ्यूचर में कुछ कर देगा, तो प्रिवेंट करने के लिए अभी से डिटेन कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड क्या है सोनम वांगचुक केस का। तो यहाँ हुआ क्या है, सोनम वांगचुक जो है, ही इज अ लद्दाख बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ठीक है, ही इज एन एजुकेटर एज वेल, बहुत सारी जगहों पे लेक्चरर भी है वो, ही इज नोन इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रही है बहुत टाइम से, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं बेसिकली, बट ही इज द फेस ऑफ इट। वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको, यानी लद्दाख को 6
शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। 6th शेड्यूल बेसिकली स्पेशल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ऐसे रीजन्स को जहां मेजोरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल्स की रहती है, बहुत सारे स्पेशल प्रोटेक्शन सरकार के तरफ उनको मिलते हैं। तो वो बोल रहे हैं हमको भी 6th शेड्यूल में शामिल करो लद्दाख, ठीक है। अब लद्दाख क्योंकि 2019 में ही जो जम्मू कश्मीर का एब्रोगेशन हुआ था उसके बाद ही लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने तब से ही स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। अभी तो यूनियन टेरिटरी है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बोल रहे हैं भैया हमको स्टेट डिक्लेयर करो, और स्टेट डिक्लेयर करने के बाद हमको 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन दो। जो यूनियन टेरिटरीज होती है मोस्टली उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है अंडर द 6th शेड्यूल। तो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन दो। इसी के ऊपर बहुत टाइम से प्रोटेस्ट चल रही है। सोनम वांगचुक इवन अंडरवेंट अ रिगरस फास्ट, अनशन पे भी बैठे थे वो, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया टू अचीव दिस स्टेटस, और उसी के चलते प्रोटेस्ट चल रही थी विच टर्न्ड वायलेंट, और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन कर दिया, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम मिलने वाले कल सिमिलर तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी कल के दिन में या कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में होंगे वो सब वी आर गोइंग टू टेक केयर, ठीक है। With that, I'll take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.